तो बालक, पोलिनोमियल पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग पोलिनोमियल का सारा बेसिक्स कवर कर लिए थे। साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो जो है, क्यूबिक का भी और क्वाड्रेटिक का भी बढ़िया से समझे हुए थे। उसका प्रूफ भी देखे हुए थे कि ये -b/a c/a आता कैसे है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। लेकिन आज का वीडियो यार तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पिछले 5-6 साल से लगातार डिवीजन एल्गोरिदम पर ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। कौन? CBSE, है ना। तो आज वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ा बारीकी से समझोगे, अच्छे से इसको कोशिश करोगे समझने का। हम भी तुमको कोशिश करेंगे कि पूरा आसानी से इसको समझा पाएँ, है ना। लेकिन तुम भी कोशिश करोगे और नोट्स ज़रूर बनाओगे। बात समझ में आ रहा है बालक? पढ़ाई अगर समझ में आ रहा है तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद अगर तुमको अच्छा लग रहा है पढ़ाई, तो यार चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट तुम ऐसे कर सकते हो कि अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में। अगर तुमको पहले पढ़ाई समझ में आ रहा है तभी उसको शेयर करो, बताओ कि यहाँ तुमको पढ़ाई समझ में आ सकता है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो अच्छा है और ये बाकी बच्चों तक पहुँचाए, है ना। बाकी बच्चे जो पोलिनोमियल या 10th का जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उसे पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ तक यूट्यूब इसे पहुँचाएगा, है ना। वहाँ तक रीच देगा इसको। यार देखो, जो क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो क्वेश्चन ये है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का ये क्वेश्चन है। इसके बारे में CBSE पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कैसा क्वेश्चन है बता रहे हैं तुमको, ट्राई करना तुम। ये कैसा क्वेश्चन से हम बता रहे हैं, अभी नहीं ट्राई करना, या वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हो। इसको बोला जा रहा है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है जो कि बाई क्वाड्रेटिक है और इसका 2 जीरो दे दिया है, एक जीरो √2, एक जीरो -√2। अब तुम जानते हो यार कि बाई क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 4 वाला पोलिनोमियल है, तो यहाँ 4 जीरो आएगा। तो 2 जीरो तो दे दिया है, बाकी का 2 जीरो तुम्हें बताना था, है ना। बाकी का 2 जीरो, फाइंड ऑल जीरोज, है ना। बाकी का 2 जीरो बताना था। ऑल जीरोज मतलब 2 तो दे दिया है और 4 ही होता है ना, तो और 2 जीरो बताना है। ये क्वेश्चन NCERT का है और बहुत पूछ रहा है इसको। कौन पूछ रहा है? CBSE। इसको आज अच्छे से सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। और तुमको 2 पोलिनोमियल दिया गया है। इन दोनों पोलिनोमियल के हेल्प से एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर बता देना है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ना करो, डिवाइजर भी है, डिविडेंड भी है। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर दो, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ना करो, कोसेंट और रिमाइंडर बता दो। ऐसा क्वेश्चन CBSE पूछ रहा है पिछले 5-6 साल से। तो इम्पॉर्टेंट है आज का क्लास यार, तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से इसको समझोगे, ना समझ में आए तो कमेंट करोगे। ऐसा तुमको DPP में हम क्वेश्चंस भी दे देंगे। DPP में ऐसा तुमको हम क्वेश्चंस देंगे, उसको ट्राई करोगे और कमेंट करोगे कि क्लास में कहाँ नहीं समझ में आया। वो क्वेश्चन जब हम बता रहे होंगे वहाँ हम तुमको सारा बात एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे हमको ऐसा लग रहा है कि हम पूरा सिंपल करके पढ़ाने वाले हैं और तुमको एक एक बात समझ में आने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो तुम बताओगे। यार देखो, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 9th वाला बात एक रिवाइज कर लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एक पोलिनोमियल से एक पोलिनोमियल को डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। आज पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास का चीज़ था। इसको रिवाइज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को सीखना है, जो अगले दोनों जो क्वेश्चन अभी दिखा रहे थे, दोनों तीनों, उसको करने में हेल्प करेगा। एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ से सीखना है। तो चलो यार सीखते हैं। देखो, यहाँ पर अपने को क्या दिया है, एक डिविडेंड दिया है 6x³ + 11x² माइनस 39x और -65। ये क्या है? ये डिविडेंड है। इसको किससे डिवाइड करना है? डिवाइजर इससे, है ना। डिवाइजर है x² - x + 1 से, इससे डिवाइड कराना है। एक काम किया जाए, थोड़ा इसका लुक ठीक किया जाए, लुक इसका थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। किसका? डिवाइजर का शक्ल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, x² - x + 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। रीअरेंज करके तो टर्म्स को लिख ही सकते हैं, तो यहाँ लिख लिया जाए। यहाँ लिख लिया जाए बालक x², इसको हम लोग ऐसे लिख लिया जाए +x - 1, ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं। वैसे भी लिखते तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा गलत होने का चांस कम होता है। हमेशा क्वेश्चन के लुक को ठीक कर लो, आसानी से फिर क्वेश्चन से डील हम लोग कर पाते हैं। तो चलो देखा जाए।
यहाँ से तुम क्या सीखे थे, यहाँ से बालक तुम ये सीखे थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कराते समय हम लोगों को मैच करना होता है हमेशा पहले टर्म को, यानी डिवाइजर में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि पहला टर्म मैच कर जाए। तो यार तुम किए थे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग को 6x क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर में 6x से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा बालक, 6x से मल्टीप्लाई करना होगा। और देखो यार ये मजबूरी है, और मजबूरी का नाम जो है वो महात्मा गांधी है, तो गांधी जी को याद करो। और देखो इस 6x से जब हम लोग मल्टीप्लाई, देखो मैथ तो इसको कराना था बट यार मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा, इस 6x से मल्टीप्लाई इस पूरे को करना पड़ेगा। मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम। चलो देखो 6x से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। 6x से तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 6x। देखो 6x से इसको मल्टीप्लाई करोगे यार, सॉरी 6x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा ना, 6x इंटू एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब बन जाएगा। अब 6x को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर बन जाएगा। और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -6x आ जाएगा। यहाँ तक यार अच्छे से तुमको बात समझ में आया होगा। इसके बाद तुम क्या करते थे, रिकॉल करो, याद करो इसको, क्या करते थे। हम तो बोलेंगे वीडियो को रोक लो, पहले खुद से बना लो और थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके मिला लो डायरेक्ट। अगर बना ही लिए हो तो फिर क्यों देख रहे हो, अगर ये सब बना लेते हो तो, है ना। क्या कर रहे थे तुम, यहाँ पर इसके साइन को चेंज कर दे रहे थे, ये प्लस तो यहाँ माइनस, ये प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यही कर रहे थे ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल करना ही तो टारगेट था, इसीलिए तो पहले वाले टर्म को मैच कर रहे थे, साइन चेंज करके कैंसिल कर देंगे। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर, है ना। 11x स्क्वायर में से 6x माइनस हुआ तो 5x स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो प्लस 6x और माइनस 39x, ये तो प्लस 6x हुआ ना, प्लस 6x और माइनस 39x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 33x आ जाएगा। और ऊपर से यार -65, इसको तुम उतार लो। यहाँ तक बात तुमको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा बालक। ऊपर से हम लोग -65 को नीचे उतार लिए। अब क्या किया जाए, फिर से वही बात, पहले वाले टर्म को मैच करना है। तो पहले वाले टर्म को मैच करने के लिए क्या किया जाए, इसमें +5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। +5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया 5x स्क्वायर। फिर से मजबूरी का नाम, यहाँ देखो सबसे मल्टीप्लाई, तो 5x स्क्वायर हो गया, 5 इंटू एक्स प्लस 5x हो गया, प्लस 5x। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5। बात क्लियर है। साइन चेंज, साइन जो है वो बालक चेंज, साइन चेंज, तो ये तो कैंसर। ये दोनों कितना बन गया, यहाँ 5 से x को मल्टीप्लाई किए से तो 5x आया था। ये दोनों कितना बन गया बालक, पहले तो -33x ठीक था, यहाँ पर आ गया तुम्हारा -38x आ गया, -38x। और ये दोनों जब सॉल्व होगा यार तो -60 आएगा, -38x और -60। कोई दिक्कत किसी बालक को, किसी बालक को कोई दिक्कत है, एक बार कैलकुलेशन को देख लेना अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। कैलकुलेशन मैच कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। चलो अगले पेज में चलते हैं। देखो 4 से अगर हम लोग 27 को डिवाइड करते हैं तो 4 से 6 बार में 24, यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाता है। देखो डिवीजन एल्गोरिदम बड़ा सिंपल बात है, पहले भी पढ़े हुए हो तुम, बड़ा सिंपल बात है कि डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड जो होता है 27, ये हमेशा डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है ये हमेशा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। और इसको तुम सॉल्व करके देख लो, देखो इसको सॉल्व करके देखो, ये 24 + 3 यानी कि 27 ये भी आ गया और 27 ये भी आ गया। यानी तुम बोल सकते हो, तुम क्या बोल सकते हो कि कोसेंट डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। यानी कि यार यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लिया जाए, इस पूरे को हम लोग छोटा कर लिया जाए, इस पूरे को बालक छोटा कर लिया जाए और यहाँ से एक बढ़िया बात सीख लिया जाए, एक यहाँ से बढ़िया बात सीख लिया जाए। देखो बात यहाँ पर ये है कि ये तो अपना क्या था, डिविडेंड था। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, 6x³ + 14x² है ना, 11x² था बालक,
प्लस 11x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65 है ना, इज इक्वल टू, ये तो डिविडेंड था, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट कितना आ गया अपना, कोसेंट आ गया 6x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 38x माइनस 60। इसको तुम सॉल्व करके देख लेना यार, इसको तुम सॉल्व करके देख लेना, डिविडेंड ही आएगा। इसको तुम जब सॉल्व करोगे ना तो डिविडेंड ही आएगा। यानी कि नंबर्स में जो हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े थे वो पॉलिनोमियल में भी फॉलो होता है, और इसी डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग आसानी से आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तुम एक और बात तुमको ध्यान से यहाँ पर समझना पड़ेगा मेरे भाई, एक और बात तुमको ध्यान से यहाँ पर बालक समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अब की बार इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। एक और बात तुमको क्या करना होगा, बढ़िया से समझना होगा। वो बात ये है कि देखो यार, डिवाइजर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर का भी डिग्री क्वाड्रेटिक ही आ जाए? डिवाइजर तो क्वाड्रेटिक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर का भी वैल्यू क्वाड्रेटिक आ जाए? बोलोगे यार नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ क्वाड्रेटिक आया होता, अगर यहाँ पर मान लो रिमाइंडर कुछ क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का आया होता, तो यार क्या ये फिर से इसको डिवाइड ना कर देता 1 बार में? 1 यहाँ पर ऐड कर लोगे तो 1 बार में फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते और इसको फिर से कैंसिल कर देते। यानी कि यहाँ पर एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि कोसेंट का जो डिग्री होगा ना, सॉरी रिमाइंडर का, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, कोसेंट से यहाँ कोई लेन देन नहीं है, हम लोगों को रिमाइंडर से समझना है, तो ध्यान से समझना। रिमाइंडर का जो डिग्री होगा ना वो डिवाइजर के डिग्री से हमेशा छोटा ही होगा, एक छोटा होगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है, अच्छे से समझना बालक, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा खेल हो जाएगा। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सवाल तो आएगा ही, बच्चे मन के सच्चे तो सवाल तो आना ही है। ये सवाल आएगा कि अगर डिवाइजर ही लीनियर पॉलिनोमियल हो तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो यार रिमाइंडर तब लीनियर पॉलिनोमियल भी कभी नहीं आएगा। हमेशा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा, और लीनियर पॉलिनोमियल से छोटा डिग्री कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो अगर यहाँ पर डिवाइजर जो है ना, अगर डिवाइजर यार लीनियर होता ना तो रिमाइंडर पक्का एक कांस्टेंट नंबर ही आता। रिमाइंडर क्या आ जाता? एक कांस्टेंट नंबर ही आ जाता। आई होप इसको तुम अच्छे से इस पूरे बात को यार समझे होगे, यही वाला बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस पर, इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। वीडियो को रोको, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, स्ट्रगल करो, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बालक ये था कि डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करके तुमको बताना था, कोसेंट बताना था और रिमाइंडर बताना था, है ना। ये दिख नहीं रहा होगा तुमको अच्छे से, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बड़ा करके तुमको दिखा देते हैं, फिर छोटा कर देंगे। देखो देखो बालक, क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं। बस तुमको ध्यान से देखना है कि यार डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है और कोसेंट और रिमाइंडर बता देना है। क्या बताना है हम लोगों को? कोसेंट बता देना है और रिमाइंडर बता देना है। और कंडीशन ये है यार कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। डिविडेंड हम लोगों का ये है ना, डिविडेंड ये है और डिवाइजर ये है। बात क्लियर है? तो क्या किया जाए, चलो पहले सबसे पहले तो ये दोनों को अगले पेज में लिख लिया जाए। डिविडेंड को लिख लिया जाए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। डिविडेंड जो है एफ एक्स कितना था? एफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, है ना। लिख लेते हैं जल्दी से, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x था, है ना, 11x माइनस 6 था, है ना, माइनस 6 था। बात क्लियर है? डिविडेंड लिख लिए और डिवाइजर लिख लेते हैं x प्लस 2 था। डिवाइजर जो है वो कितना था? x प्लस 2 था, x प्लस 2 था हम लोगों का डिवाइजर, इससे इसको डिवाइड करना था। हम एक बात तुमसे पूछ रहे हैं, बताना अगर सहमत हो तो। देखो आइडिया लगाना होता है यहाँ से कि ये जब इसको डिवाइड करेगा, लिख लेते हैं यार, फिर से लिखते हैं, मज़ा आएगा, ध्यान से सुनो, बार बार लिखने का मन करता है, इसको मज़ा आता है लिखने में। ध्यान से देखो, तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि जब इसको ये डिवाइड करेगा तो यार यहाँ पर कोसेंट का डिग्री क्या होना चाहिए, तुम थोड़ा सोच कर देखो।
कोसेंट का डिग्री क्या होना चाहिए तुम सोच कर देखो तो तुम बोलोगे यार कि एक्स क्यूब को मैच करने के लिए इस एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से सबसे पहली बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि जब इसको ये डिवाइड करेगा तो जो भी कोसेंट आने वाला है वो क्वाड्रेटिक होगा, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना। एक बात तो आइडिया लग गया। अच्छा, रिमाइंडर के बारे में क्या कमेंट करोगे? रिमाइंडर के बारे में बोलोगे कि यार ये तो डिवाइजर जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है, तो इससे डिग्री कम वाला जो पोलिनोमियल होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो रिमाइंडर जो है एक कांस्टेंट आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये तो तुम आइडिया लगा रहे हो, है ना। तो बनाते कैसे हैं ध्यान से देखो। दो बात का तुम आइडिया लगाया, दो बात का यहाँ से तुम यार आइडिया लगा चुके हो, है ना। इसको अच्छे से सीखो, फिर वीडियो को पॉज करना और अगला क्वेश्चन पहले ट्राई करना, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। मज़ा आ जाएगा आज तो यार मज़ा आ जाएगा। और लाइफ यार मज़ेदार होता है उन लोगों के लिए जो यार मस्ती से पढ़ना जानते हैं, जो मस्ती से क्या करना जानते हैं यार, पढ़ना जानते हैं, अपने आप को बेटर बनाना जानते हैं, और बेटर बनाते बनाते यार लाइफ उनका मज़ेदार हो जाता है। तो चलो देखा जाए, यहाँ पर ध्यान से सुनोगे। ये अपना डिविडेंड था, ये डिविडेंड था, है ना। ये क्या था बालक, ये डिवाइजर था, ठीक ना। इस डिवाइजर को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक ना, इस डिवाइजर को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लिया जाए। बात क्लियर है? देखो ये क्या था, ये डिवाइजर था। कोसेंट जो है वो क्वाड्रेटिक ही आएगा, ये हम लोग फील कर लिए कि जब ये इसको डिवाइड करेगा तो कोसेंट क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। और क्वाड्रेटिक का तुम शकल जानते हो बालक, क्वाड्रेटिक का शकल जानते हो कि क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखता है, क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखता है, ये शकल तुम जानते हो क्वाड्रेटिक के बारे में। और यार रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो उसको लेट कर लेते हैं के, क्या लेट कर लेते हैं, के लेट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। जहाँ पर हम लोग दो बात यहाँ पर लेट किए हुए हैं। एक बात क्या लेट किए हुए हैं, लेट किए हुए हैं थोड़ी देर के लिए लेट किए हुए हैं, लेट किए क्या किए हुए हैं बता दो, लेट क्यू एक्स जो है ना, यानी कोसेंट जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और अपने मन से तो नहीं लेट किए, कॉमन सेंस पर लेट किए कि ये डिवाइजर जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, है ना। और आर एक्स जो है, आर एक्स एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि डिवाइजर का जो डिग्री है वो 1 है, यानी लीनियर है, तो इससे छोटा ही रिमाइंडर आना चाहिए, तो आर एक्स एक कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट है तभी तो इसमें एक्स नहीं है। अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल ना होता, है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ एक्स अटैच्ड होता है, ये तो कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसीलिए जिस वेरिएबल में ये सब पोलिनोमियल है यानी एक्स में, वो एक्स यहाँ नहीं आया। बात क्लियर है? तो ये यार हम लोग लेट किए हुए हैं, ये क्या किए हुए हैं, हम लोग लेट किए हुए हैं। चलो इसको ऊपर कर देते हैं, ये हम लोग लेट किए हुए हैं, बात क्लियर है ना। इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। क्या आएगा यार, मज़ा आएगा, इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। यहाँ से क्या करना होता है कि देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ax क्यूब आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वाला क्या आएगा, ax क्यूब आ जाएगा, है ना। और प्लस देखो, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर आ जाएगा, bx स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों को, फिर इससे तीनों को कर देंगे, x इंटू सी क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा। देखो 2 इंटू ये, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यार तो क्या आएगा, प्लस 2a एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, 2a एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2bx आ जाएगा, 2bx है ना, 2bx। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2c आ जाएगा, और लास्ट में प्लस k का k बचा हुआ है। यानी कि डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर लिए और लास्ट का क्या जोड़ दिए, रिमाइंडर जोड़ दिए। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए था, इसके इक्वल, इसीलिए बीच में इक्वल टू डाल दिए, बीच में क्या डाल दिए, इक्वल टू डाल दिए। यहाँ तक आई होप यार तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बड़ा आसान बात है, पहले यार बात कुछ भी बताने से पहले हम एक बात पूछ लेते हैं, एकदम छोटा सा बात, कि इस पूरे टर्म में कौन सा टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो तुम बोलोगे यार ये तो वेरिएबल वाला टर्म है, क्योंकि x है, x है, x है, x है, x है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल यानी कि x है, ये कांस्टेंट है, ठीक ना। पहले तो एक काम कर लिया जाए, इसको तो यार बार बार लिखने का मन करता है,
इसको बार बार लिखने का मन करता है, ठीक ना। यहाँ देखो एक्स क्यूब, यहाँ देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर हम इन दोनों में से प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, है ना, इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ से बालक b बचेगा और यहाँ से बालक 2a बचेगा। तुम ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, फिर से ये मिल जाएगा, यानी कि तुम कॉमन जो है ना वो यार तुम सही लिए हो। और देखो उसी तरीके से इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो बालक तुम बोलोगे कि प्लस एक्स अगर कॉमन हम लोग लेते हैं प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा c और यहाँ से मिल जाएगा प्लस 2b, है ना। ब्रैकेट ओपन करके देखोगे तो वापस से वही आ जाएगा। और इसके बाद क्या है यार, इसके बाद है प्लस 2c प्लस k, ये तो लास्ट है, इसमें कोई कॉमन वगैरह नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब देखो यार यहाँ से बस यहीं तक ये क्वेश्चन था, यहाँ से तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। बस ध्यान से देखना और याद करना कि हम लोग डेराइव कैसे किए थे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना, कैसे डेरिवेशन किए थे हम, वहाँ तुमको बहुत अच्छे से समझाए थे। एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि अगर यार दो पोलिनोमियल इक्वल होना तो कोफिशिएंट को यार इक्वल होना पड़ता है, सेम वेरिएबल वाले। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 दिया हो और तुमसे पूछ दे कि ए बी सी क्या होगा, तो रूल क्या है ध्यान से समझो कि अगर दो पोलिनोमियल इक्वल हो, अगर दो पोलिनोमियल के बीच में इक्वलिटी का कंडीशन हो यानी इक्वल हो, तो यार सेम वेरिएबल वाले कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होना पड़ता है, अदरवाइज दो पोलिनोमियल कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इक्वल अगर दो पोलिनोमियल है तो कोफिशिएंट को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पोलिनोमियल कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। यानी कि यहाँ से a का वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगा, b का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा और c का जो वैल्यू है बालक वो 9 आ जाएगा। ये बात यार तुम समझे कि नहीं समझे, बस इसी का तो यूज था। इसको अगर यूज कर लोगे तो आसानी से तुम क्वेश्चन को क्या कर लोगे, बना लोगे। और क्या करोगे यार, क्वेश्चन से आसानी से तुम क्या कर लोगे यार, डील कर लोगे। अगर ये बात तुमको मालूम है तो बस यही तो करना था, मेन काम करना था कि तुमको क्वोशेंट बताना था और रिमाइंडर बताना था भाई मेरे। और क्वोशेंट और रिमाइंडर को तुम लेट किए हुए थे। बस अगर ए बी सी का वैल्यू मालूम चल जाए और के का वैल्यू मालूम चल जाए तो तुम बता दोगे। और यही ए बी सी और के का वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में एग्जाम में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर किए। और कंपेयर करने से हम लोगों को क्या मिला कि देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ a है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो बालक a को 1 होना पड़ेगा। दो पोलिनोमियल यहाँ इक्वल है तो a को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। उसी तरीके से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, b प्लस 2a है, b प्लस 2a। इस साइड एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर का b प्लस 2a, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6, तो ये इक्वल होना पड़ेगा -6 के इक्वल होना पड़ेगा। ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है जब दो पोलिनोमियल इक्वल दे देता है तो कोफिशिएंट को दोनों साइड इक्वल होना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो b प्लस 2 इंटू 1 लिख लेंगे, a के प्लेस पर 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू -6, है ना। a तो 1 निकाले हुए थे इसीलिए 1 लिख लिए। इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा यार -8 आ जाएगा, है ना। -2 साइड गया तो -6 -2 -8 हो जाएगा। a और b का हम लोग वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, है ना। a और b का वैल्यू निकल गया, c निकल जाए तो हम लोग क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं। अब देखो ध्यान से, x का भी तो कोफिशिएंट इक्वल होना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे c प्लस 2b और यहाँ x का कोफिशिएंट 11 है तो यहाँ 11 लिख देंगे, है ना। तो c प्लस देखो b का वैल्यू तुम -8 निकाले हुए हो, b का वैल्यू -8 निकाले हुए हो, है ना। b का वैल्यू कितना आया था, -8 आया था। तो यहाँ पर हम लोग 2 इंटू -8 पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। c -16 देखो 2b था ना, 2b था तो c -16 इज इक्वल टू 11 आ गया। और यहाँ से c का जो वैल्यू है बालक 11 प्लस 16 आ गया। तो c का वैल्यू कितना बोलोगे तुम, 27 बोल दोगे, है ना। c आ गया बालक अपना 27 आ गया। यहाँ तक आई होप बात यार क्लियर होगा। अब लास्ट वाला बात हम लोग, लास्ट वाला भी क्यों छोड़े यार, k को भी क्यों छोड़े, इसको भी निकाल लेते हैं। देखो इस साइड ck प्लस k कॉन्स्टेंट टर्म है और इस साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -6 कांस्टेंट बोले तो
इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल ना हो, है ना। तो तुम बोल सकते हो कि 2c प्लस के का वैल्यू जो है वो -6 होना चाहिए, -6 होना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए 27, देखो 2 इंटू 27, 2 इंटू पिंटू भाई 27, क्योंकि c का वैल्यू 27 और प्लस k इज इक्वल टू -6, ये कितना आ गया 54 आ गया, है ना। 27 इंटू 2 54 और प्लस k इज इक्वल टू -6, तो k का वैल्यू यार -60 आ जाएगा, यहाँ से आएगा ना, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो -6 और -54 कितना हो जाएगा -60। तो k का भी वैल्यू तुम मालूम कर लिए, k का भी वैल्यू तुम मालूम कर लिए। अब तुम यार बड़ा आसानी से बोल सकते हो, अब बड़ा आसानी से तुम बोल सकते हो कि जो तुम्हारा कोसेंट आया है ना वो x² प्लस bx प्लस सी था, है ना। x² प्लस bx प्लस सी ये कोसेंट तुम लेट किए थे, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a का वैल्यू 1 था, है ना। तो 1x² प्लस b का वैल्यू कितना था -8, तो -8x और c का वैल्यू था 27, तो ये तुम्हारा कोसेंट आ गया। कोसेंट क्या आ गया x² प्लस -8x और प्लस कितना आ गया प्लस बालक 27 आ गया। तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको चेक कर लो, सेम आंसर आएगा। और बात रहा कि रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर तो यार k आया, रिमाइंडर तो हम लोग k लेट किए हुए थे ना, rx k था, तो k का वैल्यू -16, यानी कि जो रिमाइंडर है ना वो -16 आ जाएगा। तुम क्या करो, तुम इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और तुम यार ईजिली जो है ना यही तुमको कोसेंट मिलेगा और यही तुमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। कोसेंट क्या मिलेगा x² -8x प्लस 27 और रिमाइंडर मिलेगा -60। बढ़िया से समझे इस क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है इसी में जो, इसको यार तुम ट्राई करो, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि f(x) है तुम्हारे पास x⁴ -5x प्लस 6 और gx जो है वो है 2 -x², है ना। तो इससे इसको डिवाइड करना है, तो कोसेंट और रिमाइंडर क्या आएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना है। तुम बता सकते हो, है ना, बता सकते हो। वीडियो को रोको और इसको कोशिश करो, फिर हम इसका बताते हैं। तो ट्राई कर लिए यार। तो चलो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं अगले पेज में। x² x⁴ -5x प्लस 6 है, x⁴ -5x प्लस 6 है ना। ये क्या है, ये तो डिविडेंड है, ये क्या है बालक, डिविडेंड है। और जो डिवाइजर है वो है 2 -x², डिवाइजर जो है वो 2 -x² है ना। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक डिवाइजर है और बाई क्वाड्रेटिक डिविडेंड है। डिविडेंड जो है बालक वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो तुम थोड़ा सा गेस कर लो कि भाई मेरे जो कोसेंट आएगा वो क्या आएगा। तो कोसेंट तो यार पक्का है कि क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। लॉन्ग डिवीजन से जल्दी से गेस कर लेना तुम। देखो इसको -x² प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं ना, और x⁴ -5x प्लस 6। इसको जब ये डिवाइड करेगा तो पहला जो डिग्री आएगा वो तो यार -x² आएगा, तभी नहीं ये ऐसा बनेगा। तो यार कोसेंट का आइडिया लग गया कि ये कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना। रिमाइंडर इससे ठीक एक छोटा वाला डिग्री, तो रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर का शक्ल कुछ ऐसा होगा। लीनियर का स्टैंडर्ड लुक तो जानते हो ना, ax प्लस बी लीनियर का स्टैंडर्ड लुक होता है, और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड लुक होता है ax² प्लस bx प्लस सी। तो यार आइडिया तो लग गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों को आइडिया तो भाई मेरे लग गया। तो अब कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे उसी तरीके से यहाँ एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेना है ना। एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है हम लोगों का। देखो डिवाइजर इनटू कोसेंट है, और कोसेंट क्या है, क्वाड्रेटिक, तो ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। और रिमाइंडर क्या है, लीनियर है ना। रिमाइंडर लीनियर है। रिमाइंडर लीनियर क्यों है ये अच्छे से समझोगे, क्योंकि डिवाइजर जो है ना ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इससे ठीक एक कम वाला डिग्री जो पोलिनोमियल होता है वही हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर क्या लेट कर लोगे, रिमाइंडर को ऐड करना पड़ता है ना, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को लेट कर लो तुम dx प्लस रुक जाओ, dx प्लस ई लेट कर लो। अब बोलोगे dx प्लस ई क्यों लेट किया गया, इसका तो लुक ऐसा होता है, ax प्लस बी के जैसा होता है, इसलिए लेट किए यार कि ऑलरेडी a और b तो हम लोग लेट कर लिए है ना। तो इसीलिए अब की बार हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल में आना होगा, डिफरेंट वेरिएबल में, है ना। कोई दिक्कत। चलो ये एक इक्वेशन बना लिए, कैसे बनाए समझ में आया। और बिल्कुल यार मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। तो थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको हम लोग फास्ट कर लिया जाए। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ से समझो, एक और बात ये समझने वाला है
कि यहाँ पर हम लोग इसको स्टैंडर्ड लुक में लिखे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू पिंटू भाई एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस 5x प्लस 6। देखो तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब ये बाई क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड लुक में आ गया। बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड लुक क्या था, स्टैंडर्ड लुक था इसका x⁴ प्लस bx क्यूब है ना, प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये स्टैंडर्ड लुक था। और इसमें कंडीशन था कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है अगर ये 0 हो गया तो फिर ये बाई क्वाड्रेटिक ना होके क्यूबिक बन जाएगा, यही सिखाए थे तुमको। तो यार a 0 नहीं हो सकता है, b तो 0 हो ही सकता है, c भी 0 हो सकता है, b c के बारे में थोड़ी कुछ बोला गया था, d e के बारे में नहीं बोला गया था, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे भी तुम देख लो कि लिखने से कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क पड़ा क्या? ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई जंतु, जीव जंतु हो, ऐसा कोई भी आदमी हो जो इसको और इसको अलग अलग बोल दे तो यार उसे मेरे पास लाना। इसको और इसको अलग अलग बोल दे तो उसे यार तुम मेरे पास लाना। ये बिल्कुल सेम है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यार यही वैल्यू आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लुक चेंज करके स्टैंडर्ड में लिख दिए, ईजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू दिस क्या बन जाएगा 2। अच्छा इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे क्या, इसको भी अरेंज करके लिख दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बनेगा तो ऐसे भी है ना, अरेंज करके क्या लिखे कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, हम इसको लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। साइन नहीं बदलना चाहिए, साइन सेम रहना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको क्या किया जाए, अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना। डिवाइजर और कोशेंट दोनों को यार मल्टीप्लाई कर लिया जाए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, -x⁴ बन गया, बना। माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो -x⁴ बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -bx³ बन गया, bx³ है ना। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6² बन गया। क्या जी कोई दिक्कत बालक, यही बनेगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो +2ax² बन गया, +2ax² बन गया। 2bx हो गया प्लस 2bx है ना, 2bx हो गया। और इसके साथ प्लस 2c हो गया, प्लस 2c। यहाँ तक तो बालक दिख ही रहा होगा अच्छे से, है ना। अच्छा 2c हो गया, 2bx हो गया और 2ax² हो गया। देखो अब ये मल्टीप्लाई तो हो गया, अब लास्ट में क्या बच गया, प्लस dx प्लस e ऑलरेडी था, dx प्लस e ऑलरेडी यहाँ था। मज़ा आएगा क्वेश्चन को देखना ध्यान से, है ना, मज़ा आएगा। x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² है ना, 0x² और उसके बाद क्या था -5x प्लस 6 तो ऑलरेडी था, इक्वल टू यहाँ पर अपने पास क्या क्या आ गया, -x⁴ आ गया। इसको देखो यार, क्यूबिक वाला देखो तो एक ही है क्या इसमें, क्यूबिक वाला ध्यान से देखो तो एक ही आया क्या, क्यूबिक बिल्कुल यार एक ही आया यहाँ पर, है ना। क्यूबिक जो है एक ही है तो इसको लिख लेते हैं -bx³ लिख लेते हैं। x² वाला 2 टर्म है ना, x² वाला 2 टर्म है। तो अगर हम x² देखो प्लस x² को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से तो यार -c बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, +2a बचेगा, है ना। प्लस x² को कॉमन ले ले तो यही बचेगा ना। यहाँ से -c ब्रैकेट को वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके तुम चेक कर सकते हो। अच्छा x कितना है यहाँ पे, देखो x भी 2 है, x यहाँ और यहाँ 2 टर्म है तो इन दोनों में प्लस x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से तो 2b बचा और यहाँ से d बच गया, 2b प्लस d बच गया। एक बार चेक कर लोगे बालक, कोई दिक्कत है क्या? इसमें और इसमें x कॉमन लिए तो यहाँ से 2b बच गया और यहाँ से d बच गया। इस तरीके से हम लोग कॉमन ले लेंगे और यार इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला दोनों कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी कि +2c प्लस e जो है ना, इन दोनों में x नहीं है तो ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ये दोनों बालक 2c प्लस e जो है ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों साइड ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड लिखोगे क्या, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड हम लोगों का इसका कोफिशिएंट जो है ना वो सेम होना चाहिए। 1 यहाँ 1 है, यहाँ -a है तो -a का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि a का वैल्यू यार -1 आ गया। a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इन द सेम वे b का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो x³ का कोफिशिएंट क्या है, -b और यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि ये तो टर्म ही नहीं था तो b का वैल्यू आ गया यार 0। b का वैल्यू कितना, 0 आ गया। चलो x² का कोफिशिएंट देखो, x² का कोफिशिएंट कुछ ऐसा था, क्या था भाई, -c प्लस 2a था और इस साइड x² का कोफिशिएंट बालक 0 था, है ना। तो c का वैल्यू कितना आया, ध्यान से देखो, -c
प्लस 2 इंटू माइनस ए, 2 इंटू माइनस ए, 2 इंटू माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। माइनस ए कितना है, 1 है ना, माइनस ए कितना है, 1 है। तो बता दो माइनस सी माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, माइनस यहाँ देखोगे 0 आ गया, माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 2 को इस साइड भेजो तो माइनस सी इज इक्वल टू 2 आ गया, तो सी इज इक्वल टू बालक -2 आ गया। सी का वैल्यू कितना है, -2। बात क्लियर है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग ए बी सी निकाल लिए, तो यार कोसेंट तो अब हम लोग आराम से बता सकते हैं। चलो रिमाइंडर बताने के लिए डी और ई भी निकाल लिया जाए। यहाँ देखो 2b प्लस डी है, 2b प्लस डी है, 2b प्लस डी। क्या 2b प्लस डी है, तो भाई मेरे x का कोफिशिएंट है, इस साइड भी x का कोफिशिएंट -5 है, तो ये -5 के बराबर होना चाहिए। और b तुमको मालूम है 0 है ना। तो 2 इंटू 0 प्लस डी इज इक्वल टू -5, -5 यहाँ से आ गया, तो d का वैल्यू कितना हो गया यार, -5 हो गया। d का वैल्यू तुम कितना निकाले, -5। ये बात भी क्लियर है। चलो d निकल गया, तो अब आते हैं हम लोग लास्ट वाला बात भी निकाल लेते हैं। देखो 2c प्लस ई जो है, 2c प्लस ई ये कांस्टेंट टर्म है, और इस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है बालक, 6 है ना। तो कांस्टेंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 6 लिख लेंगे। c अपने पास कितना आया था, -2, यानी कि 2 इंटू -2 है ना, प्लस e इज इक्वल टू 6। c हम लोगों का -2 आया था, तो c के प्लेस पर पुट कर दिए। ये -4 प्लस e इज इक्वल टू 6, तो e इज इक्वल टू वाला कितना आ गया, ये -4 इस साइड गया तो 10 बन गया, 6 प्लस 4 यानी कितना बन गया, 10। तो e भी आ गया, d भी आ गया, सब चीज़ आ गया। अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। छोटा करने से हम लोगों को क्या होगा, बेनिफिट की थोड़ा स्पेस बन जाएगा और हम लोग आसानी से बता पाएंगे, है ना। चलो देखा जाए, x² प्लस बी एक्स प्लस सी क्या था यार, कोसेंट था। तो a का वैल्यू -1 x² पुट कर दिए, a के प्लेस पर -1 पुट कर दिए। b कितना था, b 0 था, तो प्लस 0 इंटू एक्स कर दिए पुट, है ना, 0 इंटू एक्स, और प्लस c कितना था बालक, c था -2 यहाँ पुट कर दिए। यही हो गया तुम्हारा कोसेंट। यही क्या हो गया यार, कोसेंट। तो कोसेंट कितना आ गया, -x² प्लस 0x यानी कि 0। तो ये तो खत्म हो गया ना, प्लस 0x लिखो, प्लस 0x यानी 0 लिखो ना लिखो, तो क्या बन गया, प्लस -2, ये बन गया -x² -2। यही हम लोगों का यार यहाँ से कोसेंट आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हम लोगों का dx प्लस ई था, तो d का वैल्यू देखा जाए -5 है ना, तो -5x प्लस ई मतलब 10, तो ये आ गया अपना बालक, रिमाइंडर आ गया, है ना। dx प्लस ई हम लोगों का सिंस रिमाइंडर था। तो यार इसी बेसिक अप्रोच से इस टाइप का क्वेश्चंस बना सकते हो, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ये तो एनसीईआरटी का ही हम क्वेश्चन कराएं, ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड पूछा है वो तुमको डीपीपी पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे, डीपीपी अपलोडेड होगा, ठीक ना। उसको तुम लोड करोगे डीपीपी को, है ना, और उसके बाद उसको अच्छे से ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद नहीं बनेगा, अगले वीडियो पार्ट में हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, और इस वीडियो पार्ट में तुमको क्या क्या बात ना समझ में आया वो भी डिस्कस करोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है ना, वो भी हमको कमेंट करके बताओगे कि तुमको क्या क्या नहीं समझ में आया। हम उसको क्वेश्चंस कराते समय यार तुमको समझा देंगे, है ना। क्वेश्चंस कराते समय हम तुमको कोशिश करेंगे कि उस बात को हम समझा दें, है ना। देखो यार ये क्वेश्चन क्या था, इसको ट्राई किया जाए, तुम वीडियो को रुक करके ट्राई करोगे। क्वेश्चन ये था कि एक f(x) था, पोलिनोमियल जो है 2x टू दी पावर 4 - 3x² - 3x², 3x क्यूब था, फिर 3x² था, फिर 6x - 2 था। इसका 2 जीरो दिया था, ये जीरो और ये जीरो, है ना, ये 2 जीरो दिया हुआ था, ठीक ना, ये 2 जीरो बालक दिया हुआ था। और तुमको बाकी का जीरो जो है ना, बाकी का 2 जीरो, यानी बताए थे बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरो होगा, तो बाकी का 2 जीरो तुमको बताना था। कैसे बनाओगे, कैसे बताओगे, वीडियो को रोको और इसे ट्राई करो, तभी सोल्यूशन इसका देखना मज़ा आएगा। देखो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9th क्लास का एक थ्योरम था, फैक्टर थ्योरम, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, है ना। 9th क्लास का फैक्टर थ्योरम अगर तुमको अच्छे से क्लियर है, 9th क्लास का भी पोलिनोमियल हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना। प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करोगे, वहाँ देखोगे, मिलाओगे, तो वहाँ तुमको 9th क्लास पोलिनोमियल मिल जाएगा। उसमें जाकर तुम फैक्टर थ्योरम को रिवाइज कर सकते हो। वो नहीं मालूम होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको हार्ड लग सकता है ना। फिलहाल अगर तुमको नहीं मालूम है उसको पढ़ लेना, तो तुम अभी थोड़ा लेट कर लो कि इसका √2 अगर 0 है या फैक्टर है ना, √2 अगर इसका 0 है, देखो √2 अगर इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है कि x - √2
इसका फैक्टर होगा। और ये कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम का, है ना, कि किसी पोलिनोमियल का जो भी जीरो हो, जैसे कि अगर इसका जीरो √2 था तो x माइनस √2 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से एक और इसका जीरो था -√2 तो इसका एक और फैक्टर हो जाएगा x माइनस -√2, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब x प्लस √2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी कि इस पोलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर ये आ गया और एक लीनियर फैक्टर ये आ गया। मतलब देखो फैक्टर थ्योरम क्या करता है कि एक पोलिनोमियल का अगर जीरो मालूम है ना, तो फैक्टर थ्योरम के हेल्प से उस पोलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर तुम बता सकते हो, है ना। तो जीरो हम लोगों को मालूम था, तो इसका हम लोग लीनियर फैक्टर बता दिए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, है ना, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। यहाँ तक बात क्लियर होगा, है ना। अब देखो एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं, 12 का एक 3 फैक्टर है और एक 4 फैक्टर है, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं फैक्टर है इसका? अगर 12 का फैक्टर, देखो 12 का फैक्टर अगर 2 है और 3 है, दोनों फैक्टर है, ये भी 12 को डिवाइड कर देता है, ये भी 12 को डिवाइड कर देता है, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 इसको डिवाइड नहीं करता है? ये भी करता है। यानी कि अगर दो चीज़ फैक्टर हो, है ना, दो चीज़ क्या हो यार, दो चीज़ अगर फैक्टर हो, ध्यान से सुनोगे, दो चीज़ अगर इसका फैक्टर हो, है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उसका फैक्टर हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करेंगे, है ना। ट्राई ज़रूर किया करो, तभी मज़ा आएगा तुमको सीखने में। मैथ सीखने का सबसे खास जो और यूनिक तरीका जो है ना, वो क्या है, वो है यार कि ट्राई करो। तो चलो बताते हैं। देखो हम क्या बोले कि एक इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस √2 और एक क्या हो जाएगा x प्लस √2, यही बात होगा ना। ये दो इसका फैक्टर हो जाएगा √2 बालक, √2। थोड़ा इसको यार और पतला करते हैं, ये बार बार उल्टा सुल्टा लिखा जाता है। तो x माइनस √2 और x क्या हो जाएगा, x प्लस √2, ये दो फैक्टर आ गया, ये दो लीनियर फैक्टर आ गया किसका, इसका, है ना। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर हो गया, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर हो गया। अभी देखे थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और माइनस इसका जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये भी इसका फैक्टर हो गया, ये भी इसका क्या हो गया बालक, फैक्टर हो गया। x स्क्वायर माइनस 2 भी इसका फैक्टर हो गया। तो भाई अगर ये इसका फैक्टर हो गया तो यार डिवाइड कर देना चाहिए कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यार हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसको डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग 2x⁴ माइनस 3x क्यूब, है ना, माइनस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर लेंगे। बात समझ में आया क्या, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? देखो सबसे पहले ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, तो ये भी इसका फैक्टर, मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाला भी फैक्टर। और अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। कुछ ना कुछ क्वोशेंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्वोशेंट मिल जाएगा, है कि नहीं है। देखा जाए, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, फिर तुमको पूरा समझ में आएगा, घबराना नहीं है। देखोगे ध्यान से, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए अभी तो सीखे थे, मैच कराना है। तो 2x स्क्वायर से पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ बन जाएगा, है ना, 2x⁴ बन गया, 2x⁴ बालक 4 बन गया। और ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना। 2 था ऑलरेडी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया जाए, साइन चेंज, यहाँ पर माइनस, ये ख़त्म, है ना, और यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस, तो लिख लेंगे माइनस 3x क्यूब, हाँ, माइनस 3x क्यूब। और देखो ये दोनों प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ये जब दोनों सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। और एक 6x को हम लोग ऊपर से नीचे ला देंगे, एक 6x को ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत। देखो ये माइनस 4x स्क्वायर था और ये प्लस 4x स्क्वायर था और ये माइनस 3x स्क्वायर था, दोनों सॉल्व हुआ तो प्लस x स्क्वायर आ गया और यहाँ पर प्लस 6x है। बात क्लियर है। अब क्या किया जाए, इसको माइनस 3x क्यूब बनाना है, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 3x क्यूब आ गया ना, है ना, माइनस 3x क्यूब आ गया। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3x इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 6x आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये ख़त्म, है ना, ये ख़त्म। और यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो आया ही,
ये दोनों सॉल्व होके कितना आ गया, देखो 6x और -6x और -6x कितना हो जाएगा यार, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 6x और -6x 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6x ऑलरेडी उतार लिए थे, -2 है। अब बता दो ये कितने बार में आएगा, x² - 2 इससे कितने बार में आएगा, 1 बार में, है ना। +1 कर दोगे, +1 कर दोगे तो x² - 2, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 तो यार आना भी चाहिए था ना, क्योंकि फैक्टर था, है ना। इसका ये क्या था, फैक्टर था, तो यार रिमाइंडर तो 0 आ गया। हम एक बात थोड़ा सा और पूछना चाहते हैं, बस लास्ट ईयर तुम फोकस कर लो, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और हमसे अगर गेस के बारे में पूछोगे तो यार हम तुमको एक बात गेस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तुम्हारे टाइम भी, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे टाइम भी, ये क्वेश्चन या जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन यार, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन था ना, देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन भी यार बढ़िया से सीखोगे, समझोगे। नहीं समझ में आया होगा, कहीं भी कोई बात ना समझ में आया होगा तो हमको कमेंट कर दोगे आज, है ना। जब हम डीपीपी बनाएंगे, डीपीपी वाला क्वेश्चंस बताएंगे तो तुम्हारा डाउट हम क्लियर कर देंगे, है ना। डाउट तो नहीं आना चाहिए, हम बिल्कुल सिंपल करके बताने का कोशिश किए हैं, है कि नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात थोड़ा सा समझ लो, एक और बात एकदम बड़ा छोटा सा बात है। 3 से 12 को अगर डिवाइड करते हो 4 बार में आता है, ठीक है, तो 12 ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है। मतलब इसका क्या है कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो जो इसका फैक्टर था डिवाइजर, उसके अलावा एक और फैक्टर तुमको मिल जा रहा है, यानी कि कोसेंट भी डिवाइजर का फैक्टर हो जाता है। फिर से एक बार इसको रिपीट करें, आराम से सिंपल भाषा में सीखो। अब सिंपल भाषा का मतलब भोजपुरी थोड़ी बोलेंगे हम, है ना, सिंपल भाषा में सुनो। सिंपल भाषा का मतलब ये है कि अगर एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो कोसेंट है ना वो भी उसका फैक्टर होता है, तभी रिमाइंडर 0 आ सकता है। जैसे एक और देखो, हम क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 125 लिख रहे हैं। हम यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 10 बार में, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर 5, फिर इसको 5 बार में 25, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविडेंड का फैक्टर डिवाइजर भी होता है और डिविडेंड का फैक्टर कोसेंट भी हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बात समझ गए। तो यहाँ से एक बात तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ भी क्या आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब इसका ये तो फैक्टर ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट से समझे ही थे कि होगा ही होगा यार, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब कि 2x⁴ - 3x³ यानी इस पोलिनोमियल जो डिविडेंड था उसका फैक्टर एक और आ गया, 2x² - 3x + 1, है ना। अब तुम क्या करो कि यार इसका 0 निकाल लो। देखो इसका 0 तो हम लोग को मालूम है, एक +√2 और एक -√2 है, तो ये 2 0 इसका है। अब इसका भी तुम 0 निकाल लो। 0 निकालने के लिए 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। देखो हम लोगों को 2 लाना है तो हम लोग लिखेंगे 2x², मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, -2x - x + 1 = 0, है ना। 2x कॉमन लिए तो यहाँ से x - 1 आ गया और -1 कॉमन लिए तो x - 1 आ गया = 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया बालक, एक आ गया 2x - 1 और एक क्या आ गया, x - 1 आ गया, x - 1 = 0। इसको तुम 0 से जब इक्वेट करोगे, इसको तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, है ना। और यहाँ से बनेगा x - 1 = 0, तो यार x का वैल्यू आ जाएगा 1। ये जो 2x का वैल्यू आया मतलब कि इसका 0 आ गया यार। अगर इसका ये देखो ध्यान से सुनना, इसका ये फैक्टर था तो इसका दोनों 0, इसका भी 0 था ना। इसका 0 क्या है, देखो इसका 0 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसका 0 है बालक x² = 2, तो x = √2 यानी कि x = ±√2 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, है ना। तो देखो प्लस रूट भी था, माइनस रूट भी था। तो यार इसका ध्यान से सुनना, डिविडेंड का ये फैक्टर था तो इस फैक्टर का दोनों 0, इसका भी 0 था कि नहीं था। तो यार इसका जो 2 0 आएगा ना, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है, तो इसका जो 2 0 आएगा वो भी दोनों 0 इसका भी फैक्टर हो जाएगा। और तुम नहीं, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो इस 1/2 को यहाँ पुट करके देख लो, ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। इस 1 को भी यहाँ पुट करके तुम चेक कर लो, ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया,
यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को बैक करो, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और देखो, है ना। पक्का है कि क्वेश्चन अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पूरा कोशिश किए हैं कि इसको जितना सिंपल हो सके तुमको बताया जाए, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बैक करो, बढ़िया से देखो। अगर तुम सीख गए हो तो रिवीजन के लिए इसको स्पीड करके देख सकते हो, क्योंकि हमको तो समझाना है, तो यार आराम आराम से बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यार डीपीपी के क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो यार इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल के बारे में बताना कि मैथ्स यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर तुमको समझ में आ रहा है तभी बताना, है ना। और डीपीपी के क्वेश्चंस को ट्राई करो कल इसी टाइम पर, यानी कि 8 बजे। देखो कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन 8 से 9 के बीच में वीडियो आ ही जाएगा, है ना। ज़्यादा मेरा कोशिश होता है कि एग्जैक्टली 8 बजे आ जाए। तो 8 बजे अगले वीडियो पार्ट में हम लोग डीपीपी का सोल्यूशन देख लेंगे, जो इसके वीडियो के लिंक में तुमको दिया गया है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।